ओके, शुरू कर रहे हैं। तो एग्जाम का तैयारी कैसे चल रहा है? अच्छा सर। सबसे पहले कि रेफ्रिजरेटर, जो सबसे लास्ट चैप्टर है रेफ्रिजरेटर का, वो यस सर। में यस जितना जितना हम पढ़ाए हैं बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है। और न्यूमेरिकल्स यस सर। उसका बेसिक न्यूमेरिकल्स हो सकता आ जाए, बस वो याद रखना है। इसके अलावा एयर कंप्रेसर से जो क्वेश्चन हो सकता है क्या क्या पूछे, वो भी पढ़ा चुके हैं। आज हम नोट्स अपलोड कर देने वाले हैं। जितना पढ़ाएं काफी, उतना ही काफी, उससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस एक चैप्टर उसको भी देखो कल तक है, वैसे आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये चीज, लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन आने वाला है कोई चीज, उसको तो हल्का सा हम टच कर देंगे उस चीज को। वो मेरा ब्रैटन जो गैस टरबाइन का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हम टच कर देंगे हल्का सा। उम्मीद है क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का। ओके, तो ये हम देखने वाले थे कि जो सेम कंप्रेशन रेशियो में और सेम हीट रिजेक्शंस में एफिशिएंसी किसका ज्यादा और किसका कम होता है वो कैसे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किए थे 1 2 3 4। तो एक हो गया 1 2 3 4 ऑटो साइकिल बन गया था। अब हमको क्योंकि सेम कंप्रेशन रेशियो है, फिर हमने 2 से 5 ड्रॉ किए। तो ये जो हो गया 2 5 2 5 4 1, ये तुमको बन गया डीजल साइकिल बन गया। ओके, उसके बाद तुमको बना क्या चाहिए, एक साइकिल है जो 1 2 6 7 एंड 4। ये तुम क्या बन गया, ड्यूल साइकिल बन गया। तो मेरा कल का क्वेश्चन था कि आखिर ऑटो साइकिल हम पहले बनाए और ऑटो साइकिल को बनाकर फिर हम इसके अंदर डीजल साइकिल ड्रॉ किए। ओके, फिर हम ये ड्रॉ किए ड्यूल साइकिल। ऐसा क्यों किए हम लोग, मेरा क्वेश्चन ये था कल का, जो कल नेटवर्क का अचानक चला गया जिसकी वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया। एक बात याद रख लोगे कि ये सिलेबस हम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, लेकिन जहां तक पढ़ोगे कंप्लीट अच्छा से पढ़ो, क्योंकि जब फ्यूचर में जब एसएससी का तैयारी करने को बैठोगे तो यहाँ तक तो रहे कि हाँ यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत तुमको नहीं आ पाए। तो सेम कंप्रेशन रेशियो की बात हो रहा है, सेम कंप्रेशन रेशियो में ऐसा क्यों होगा। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो, किसी के पास जवाब है इसका ऐसा? चलो, जवाब नहीं है तो देख लो। सबसे पहले सेम कंप्रेशन रेशियो बोलते किसको है, ये हो गया V1, ये हो गया V2। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो बोल देते हैं V1/V2। ये चीज सेम होना चाहिए तीनों प्रोसेस में, इसलिए 1 से 2 हम ड्रॉ किए। तो 1 से 2 ऑटो साइकिल में हुआ, फिर 1 से 2 डीजल साइकिल। देखो डीजल साइकिल 1 से लेकर 2 5 मूव कर गया, तो देखो इसका भी कंप्रेशन सेम ही हुआ। ड्यूल साइकिल में देखो यहाँ से 1 2 कंप्रेस किया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर इधर गया। ओके, तो इसका भी जो जो कंप्रेशन है वो भी मेरा V2 तक हुआ। तो सबका जो कंप्रेशन रेशियो वो सेम हुआ। तो कंडीशन दिया हुआ गया था कि सेम कंप्रेशन रेशियो है। तो अगर हम डीजल साइकिल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया था डीजल साइकिल, यहाँ बना दिए थे, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे देखोगे 1 से 2 ये डीजल साइकिल का कंप्रेशन हो गया है। अब ऑटो साइकिल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ऑटो साइकिल कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए। तो हम कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम? तो हम लोग यहाँ से 1 से 2 यहीं तक कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कंप्रेसर सर। रेशियो 1 से इसका डीजल के लिए हो गया 1 से 2, जबकि ऑटो के लिए हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हो जाएगा। तो कंप्रेसर रेशियो डिफरेंट हो गया।
इसलिए हम ऑटो साइकिल को ड्रॉ किए, उसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि सबसे मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल पे तुमको मिलता है। तो डीजल साइकिल के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं मिनिमम कंप्रेशन रेशियो को, और मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो जो होता है मतलब इसके लिमिट में हमारा होता है वो ऑटो साइकिल, उसके अंदर हम डीजल साइकिल या ड्यू साइकिल को अंदर ला सकते हैं। तो इसमें एफिशिएंसी ज्यादा किसका होगा? तो बहुत सिंपल चीज हो गया है। देखो क्या चीज है कि मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पैदा हुआ, तो देखो तो इसमें क्या हो गया कि 3 से 4 मैक्सिमम वर्क किसमें पैदा हुआ? तो ऑटो साइकिल में जो एक्सपेंशन जो पावर स्टॉक है, जो पावर स्टॉक है वो किसमें मिल रहा है? 3 से 4। डीजल में कितना मिल रहा है? 5 से 4। और ड्यूल में कितना मिल रहा है? 7 से 4। तो मैक्सिमम वर्क डन किस पे निकल रहा है? 3 to 4। तो मेरा इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम मेरा वर्क जो एफिशिएंसी होगा वो मेरा ऑटो साइकिल का ज्यादा होगा। तो वो एफिशिएंसी ऑफ व्हाट इज ग्रेटर देन ड्यूल साइकिल टू डीजल साइकिल। ये कंडीशंस होगा मेरा पहला। ओके, दूसरा केस हम क्वेश्चन क्वेश्चन एराइज करते चले जाओगे, क्वेश्चन क्योंकि हो सकता है इसमें क्वेश्चन जहन में आएगा, जरूर पूछ चले जाओगे। सर क्वेश्चन है सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हम लोग जानते हैं कि डीजल इंजन जो है सर वो पावरफुल रहता है एज कम्पेरेटिव टू पेट्रोल इंजन, तो सर यहाँ पर ये सेटिस्फाई कैसे करेगा सर? पावर का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? उसके डिजाइन का रबस्ट पे मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होगा, धक्का मार देगा तो पेट्रोल वाला ज्यादा जल्दी पे डैमेज हो जाएगा, डीजल वाला बाद में डैमेज होगा। इस केस में नहीं सर। सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा बढ़ेगा जबकि टीडीसी बीडीसी तक के लिए। तो यस। डीजल साइकिल में क्या देखोगे कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है ऑटो साइकिल की तुलना में या ड्यूल साइकिल की तुलना में। तो क्योंकि जितना यस। ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उसका उतना ज्यादा उसका पिस्टन का मूवमेंट होगा टीडीसी से बीडीसी। तो डीजल का जो इंजन होता है वो बड़ा होता है ऑटो साइकिल की तुलना में। तो यस सर। इंजन का साइज बड़ा होगा तो क्रैंकशाफ्ट का डिजाइन अलग होगा, कनेक्टिंग रड का साइज अलग हो जाएगा। तो डिजाइन मेरा उसका थोड़ा सा डिजाइन मतलब उसका शेप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऑटो साइकिल की तुलना में है। तो डिजाइन सेम हो जाएगा, लेकिन कंडीशन बताया जा रहा है कि अगर इस कंडीशन पे रहा तो साइकिल किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ बात सेम कंप्रेशन रेशियो मतलब जो ऑटो में था उतना ही कंप्रेशन रेशियो अब डीजल में किया जाएगा, जबकि प्रैक्टिकल में कंप्रेसर रेशियो डीजल का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मान लेना है कि नहीं कंप्रेसर रेशियो डीजल में भी वही होगा क्योंकि ऑटो में भी उतना ही होगा, दोनों का कंपेरिजन सेम मान लिया गया है। तब इफिशिएंसी ज्यादा किसका होगा? सर समझ गए सर। ओके, ओके अगला पॉइंट, अगला हो गया कि सेम कंडीशन 2, सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ऐसा कंडीशन होगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अब हमको मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉ करना है। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट, तो आर जो सी है वो डिफरेंट होगा। तो सोच के बताओ किसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा बिना सॉल्व किए हुए। कंप्रेशन रेशियो अलग अलग हो सकता है, कंडीशन है कि मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, सेम मतलब इन ऑल द 3 साइकिल्स। लेकिन कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट होगा तो रिजल्ट क्या होगा? डीजल का ज्यादा हो जाएगा एफिशिएंसी।
बिल्कुल करेक्ट। यहाँ बिना सॉल्व किए हुए तुम लोग को रिजल्ट पता चल गया कि कोई जिसका कंप्रेसर रेशियो ज्यादा होगा वो हर केस में हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर भी तो देख लेते, इसका जब बड़ा होगा तो इसलिए जो जो किताब है, जो पीके ना किताब है, दुनिया कोई भी किताब, वो क्या करेगा कि कंप्रेसर रेशियो सबसे मैक्सिमम किसमें होता है, डीजल साइकिल में, तो वो डीजल साइकिल को बनाएगा। नेमिंग 1 2 3 4। तो अब हमको ड्रॉ करना है इसका, मतलब मान लो कि अब इसमें डालना है ऑटो साइकिल, तो कैसे डलाएगा? कर देंगे। हाँ ठीक हो गया, क्योंकि ये मैक्सिमम यस सर। अलग अलग होगा। अब देखो, अब देखोगे कि ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो हो गया वो कहां से हो गया, 1 से 5 हो गया। यस सर। और बताओ डीजल का कितना हो गया? 1 से 2 तक हुआ सर। वेरी गुड। और ड्यूल का वेरी गुड। ड्यूल का और ड्यूल का ड्यूल कितना? जब भी होगा डीजल और बीच में होगा, क्योंकि डीजल में और फ्यूल में दो चीज होता है, 1 से 3 होगा सर। कांस्टेंट 1 वॉल्यूम। से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पहले होगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पहले होगा, तो 1 6 एंड 7। तो ड्यूल का कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा 1 से 6। ड्यूल का कंप्रेसर रेशियो हो जाएगा 1 से 6। मुकेश जी अपना माइक बंद कीजिए, काफी ज्यादा इको कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ से पता चला कि मैक्सिमम डायग्राम, ये जो पीवी डायग्राम ड्रॉ किए हैं, सबसे ज्यादा एरिया किसका कवर होगा? सबसे ज्यादा ऑटो का। डीजल का सर। डीजल का सबसे ज्यादा कवर करेगा ना सर डीजल का होगा डीजल ना। का सबसे ज्यादा कवर करेगा ना सर। डीजल का होगा ना। बिल्कुल डीजल का होगा। तो दैट मीन द सॉरी सर। एरिया, यस सर डीजल होगा। ओके गुड, ओके। तो दैट मीन्स का एरिया, एरिया मतलब दो चीज का गुनाफल, दो चीज का गुनाफल। तो पीवी को गुना कर देंगे तो क्या निकलता है? वर्क डन। वर्क डन। यह कहां से पता चला? क्लास 11। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स को चेंज करो प्रेशर इनटू एरिया, तो P इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया इनटू D इक्वल टू वॉल्यूम। तो दिस इज द वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डीजल, so the efficiency in the same temperature and maximum temperature, क्योंकि देखो देखो सबका मैक्सिमम टेम्परेचर यही ना होगा, सबसे मैक्सिमम प्रेशर सबका एक ही हो गया। यस सर। 2 का भी सेम, 3 का भी हो गया सेम, टेम्परेचर भी होगा, जहां मैक्सिमम प्रेशर को टेम्परेचर वही सेम होगा। तो इस केस में एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इज मोर कंपेयर टू ड्यूल साइकिल, एंड सबसे कम हो जाएगा ऑटो साइकिल। ये केस में हमारा आ जाता है। अब आते हैं, हम लोग हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक को देख लेते हैं, जो हम जो पहले भी तो हल्का फुल्का दिए थे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में अंतर क्या है, हम पहले भी बता चुके थे। तो 2 स्ट्रोक समझ लो पहले क्या होता है। ये इंजन का पार्ट हुआ, ये स्पार्क प्लग का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे स्पार्क प्लग है। ओके, जरूरी नहीं है कि स्पार्क प्लग, ओके, लेकिन ज्यादातर डीजल में हम 2 स्ट्रोक में हम लोग स्पार्क प्लग यूज करते हैं। 2 स्ट्रोक का मतलब होता है 1 रोटेशन पर साइकिल, ओके, एंड 1 पावर स्ट्रोक, 1 पावर स्ट्रोक मतलब 2 मूवमेंट, 2 मूवमेंट ऑफ पिस्टन, ओके, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो मूवमेंट ऑफ पिस्टन को बोलते हैं स्ट्रोक।
अब देख लो इसमें कैसे कैसे कंडीशन बनता है वो तुम सुनाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पोर्ट है, एक तो यूज कर लेते हैं हम लोग हैं, एक ये पोर्ट है और दूसरा ये पोर्ट है। ओके, दो पोर्ट यहाँ पे है। तो सबसे पहले जब ये मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ जब मूव किया, नीचे की तरफ जब हमारा घूमता यहाँ पे है, तो उस केस में ये देखोगे कि यहाँ पे जो पोर्ट है मेरा, जो इसको इनलेट पोर्ट हम लोग बोलते हैं, इनलेट पोर्ट, ये इनलेट पोर्ट बंद रहता है। देखोगे यहाँ पिस्टन से ये बंद रहता है, हम इसको रिपीट कर चुके हैं हमें, ये बंद रहता है। इनलेट पोर्ट का मतलब हो गया है कि यहाँ से एयर और प्लस फ्यूल का मिक्सचर बंद रहेगा। इससे पहले हमारा कार्बोरेटर कुछ ऐसा सिस्टम होगा जहां फ्यूल एयर का मिक्सचर कंटिन्यूअस हो रहा है, होने के बाद एक लिंक एक पाइप के जरिए से यहाँ भेजेंगे, लेकिन उस पाइप को ये पिस्टन के जरिए से बंद होता है, तो इसमें बल्ब नहीं रहता है। तो टू स्टॉक वाले में बल्ब नहीं रहता है, बल्ब मैकेनिज्म नहीं रहता है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा हल्का हो जाता हमारा है। तो जब यहाँ पे हमारा नीचे रहता है, इस केस में बल्ब रहता है। दूसरा केस, अब ये मान लेते हैं कि जब ये ब्लास्ट करता मेरा है, ओके, जब ब्लास्ट करता है यहाँ पे इस पिक्चर को देख लेते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे फ्यूल और एयर यहाँ पे दोनों का मिक्सचर यहाँ पे है मेरा। ओके, अब कैसे आया हम बताएंगे बाद में भी हम लोग। तो यहाँ पे एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर दोनों पे मौजूद है। यहाँ पे स्पार्क हो गया, जो कि करंट की मदद से आ रहा है, कहीं से करंट बैटरी की मदद से आ रहा है। यहाँ फ्यूल एयर का मिक्सचर इसके अंदर बंद है। जब कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क होगा। उसी जब यहाँ पे स्पार्किंग हो, जब ये कंप्रेस करता है, उसी वक्त पेट्रोल एयर का मिक्सचर इसके अंदर से आ जाता है। इसको बोलते हैं इनलेट पोर्ट। आने के बाद ये क्रैंकशाफ्ट हो गया, ये कनेक्टिंग रड हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स में, टॉम में। कनेक्टिंग रड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन का मूवमेंट, कैसा मोशंस होता है, कैसे एसएसएम तैयार करता है, ये थ्योरी ऑफ मशीन्स में हम लोग पढ़े होंगे इस चीज को। तो उसमें आता है, तो फिर ये कंप्रेस करके यहाँ पे जब ऊपर गया, जहाँ पे इनलेट, यहाँ पे नीचे आ गया, आया है। और जब ये स्पार्क ब्लास्ट करता है तो उस समय ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है। जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आता है, उसी समय ये जो फ्यूल जो आया था वो घूम के यहां से वापस होके फिर यहां से निकल जाता है, यहां जमा हो जाता है। तो जब ये ब्लास्ट करता है तो उसी में समय जो ब्लैक फ्लू होता है, फ्लू गैस जो धुआं होता है, वो यहां से निकल जाता है एग्जॉस्ट फैन। जैसे एग्जॉस्ट फैन निकलता है उसी वक्त नया फ्रेश चार्ज मतलब एयर फ्यूल यहां से इंटर करके यहां तक पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आया, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या हुआ, दो चीज होता है। पहला क्या चीज होता है कि एक्सपेंशन मतलब फ्यूल का जलना, फ्यूल बर्न हुआ, जलने के बाद क्या हुआ, जो नया फ्रेश चार्ज था वो पिस्टन और सिलेंडर के अंदर स्टोर हुआ। ओके, तो इनटेक भी हो गया, कहां पे, सिलेंडर में। ये चीज यहां पे हुआ। तो ये मोशन क्या हुआ, क्रैंकशाफ्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो एक जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो आधा घूमता है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री घूमता है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे समझ लो, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो इस समय 0 डिग्री था, जैसे नीचे आता है तो उसको बोलते हैं 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री मतलब क्या, जो क्रैंकशाफ्ट है, ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसका एंगल बनता है 90। ओके, ये जो मेरा 90, ये 90 डिग्री बनाता है क्रैंकशाफ्ट का। और फिर जब ऊपर से नीचे जाता है तो फिर 90 से लेके फिर 0, तो फिर 90 मतलब कितना होगा, टोटल 180 डिग्री। तो मतलब एक रोटेशन, मतलब एक मतलब होता है कि टोटल एक साइकिल, मतलब ऊपर से नीचे आना फिर नीचे से ऊपर जाना, बोलते हैं एक साइकिल। तो एक साइकिल में एक रोटेशन होता है और उसी एक रोटेशन में एक बार एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है। तो एक जब हम पहला रोटेशन लेते हैं, एग्जाम्पल जब हम लोग ऊपर से नीचे कंप्रेस करते हैं तो उस समय क्या होता है, उसमें दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है न्यू फ्यूल इंटर करता है, उसी वक्त ब्लास्ट करता है, पहला। दूसरा, जब ब्लास्ट करता है, जब पिस्टन नीचे आता है उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। उसमें दो प्रोसेस होता है, पहला एक्सपेंशन होना नीचे की तरफ, और नीचे होने के बाद फ्लू गैस का बाहर निकलना और नया चार्ज का यहां से होकर अंदर का इंटर करना।
यही हमारा टू स्ट्रोक हमारा इंजन कहलाता है। मतलब टू मूवमेंट ऑफ पिस्टन टोटल 180 डिग्री रोटेशन बनाता है। 4 स्ट्रोक के बारे में भी हम जान चुके हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग इसके बीच में हम लोग हैं। ये भी गूगल से लिया गया है। ओके, तो साइकिल क्या करता है कि 4 स्ट्रोक, तो 4 स्ट्रोक मतलब 4 स्ट्रोक में 4 बार मूवमेंट करता है। पहला मूवमेंट क्या करता है कि हवा को ले, यहाँ पे जो होता है जैसे कि पिस्टन है, हवा को लेना पहला प्रोसेस। ओके, हवा को लेता मतलब ये हमारा, क्योंकि वहां पे कंबसन प्रोसेस होता है, उसके पहला होता है हवा को लेना, पहला मूवमेंट पिस्टन का। दूसरा कंप्रेस करना, ओके, तो इंटर करना, कंप्रेस करना। तीसरा एक्सपेंशन होना, इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। और चौथा कंप्रेस करके ब्लैक धुआं को बाहर निकालना, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। तो ये 4 प्रोसेस होता है 4 स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक हो गया। ये साइकिल जो कंप्लीट करता है सिर्फ 2 स्ट्रोक में, 2 मूवमेंट, मतलब पहला सिर्फ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, यही 2 काम करता है, क्योंकि इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं रहता। इसके कंप्रेशन और एक्सपेंशन के साथ ही एग्जॉस्ट वाल्व और ओपन इनलेट पोर्ट खुलता रहता हमारा। तो इसमें पोर्ट होता है, ना कि वाल्व। आगे देखते हैं, इसमें एक पावर स्ट्रोक होता है, इसमें भी एक पावर स्ट्रोक होता है, ONE 1 पावर स्ट्रोक मतलब 1 मतलब एक एक्सपेंशन, पावर स्ट्रोक मतलब एक्सपेंशन, तो एक ही एक्सपेंशन होगा। इसमें भी एक एक्सपेंशन वाले का डिफरेंस है कि ये 2 बार घूमता है, क्योंकि देखो 4 रोटेशन है, तो ये 0 से 90 इनटेक, फिर 90 से 0 कंप्रेस, फिर 0 से 90 फिर पावर स्ट्रोक, फिर 0 से 90 एग्जॉस्ट। तो कितना हो गया टोटल, हो गया 180 प्लस 180 में 2 रोटेशन। तो 2 रोटेशन करके एक पावर स्ट्रोक जनरेट करता है। यहाँ पे 1 रोटेशन करके एक पावर स्ट्रोक करता है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे करना हमको है, तो यहाँ पे फ्लाईव्हील का यूज करते हैं, हैवी फ्लाईव्हील, जितना ज्यादा हम डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लोग मशीन में डिस्कस किए थे कि फ्लाईव्हील को का डिजाइन और उस पर किस चीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हैवी फ्लाईव्हील करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लाइटर फ्लाईव्हील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन पर होता है। सेम पावर हैवियर इंजन रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर अगर पावर चाहिए तो यहाँ पे हैवी इंजन रिक्वायर्ड पड़ता है, क्योंकि सेम पावर के लिए इसमें लाइट इंजन, क्योंकि बहुत सा मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं रहता हमारा है। लेजर रिक्वायरमेंट फॉर द कूलिंग सिस्टम, अब सोचने में मजबूर करेगा कि कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन इसमें कम चाहिए, मतलब इसका जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस बहुत मिनिमम और बहुत इजी प्रोसेस चाहिए, जबकि 2 स्ट्रोक में हमें कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स से हमें सिस्टम चाहिए। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसका रीजन ये है क्योंकि 2 स्ट्रोक में देखेंगे, 2 स्ट्रोक में क्या होता है, क्योंकि फ्यूल जो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ और जो नया फ्यूल चार्ज हुआ, तो देखोगे कि जो फ्यूल चार्ज होता है वो इधर से होके गुजरता है, जिसके वजह इसके जो लुब्रिकेंट है, जो हमारा जो मोबिल यूज करते हैं, मोबिल बोल सकते हैं आम भाषा मोबिल, या साथ साथ जो लुब्रिकेंट जो इसको फ्रिक्शन क्लोज करता है, उसको वो कुछ कुछ पार्ट लेके चल जा सकता है। ओके, जिसके वजह से इसका लुब्रिकेंट और हमारा मोबिल में जल्दी कमी होगा, और एक क्या होगा कि ज्यादा लगड़ खाएगा और हमारा इंजन को जल्दी से ज्यादा गर्म करेगा। इसीलिए इसमें लुब्रिकेंट और मोबिल की सख्त जरूरत पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें कूलिंग और लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, और बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं कि इसमें बल्ब रहता है, बल्ब मैकेनिज्म रहता है जिसका कोष्ठ भाग जाता है, इसमें कोई बल्ब नहीं रहता, सिर्फ चिप पॉट लगता है, वो भी पिस्टन की मदद से ही खोलते हैं, इसलिए यह सस्ता हो जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है, थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। इसमें हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होता है, इसमें थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाता है, मतलब जो पावर कंजप्शन रेट वो कम हो जाता है, सॉरी इसका जो थर्मल एफिशिएंसी कम होता है। रीजन क्योंकि फिर उसमें है कि फ्यूल जो होता है, जो फ्यूल जलता है, जो नया चार्ज होता है, जब ब्लैक ब्लैक धुआं, जब क्योंकि एक ही साथ ब्लैक धुआं भी निकलता है और फ्लू गैस भी निकलता है, तो हो सकता है कि जो नया नया चार्ज होता है उसका कुछ अमाउंट, वो जो ब्लैक धुआं है उसको वो लेके चल जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन रेट है फ्यूल वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा थर्मल एफिशिएंसी घट जाता है। जबकि 4 स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता है, 1 बाय प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से आराम से फ्यूल और हमारा जो फेस चार्जेस है वो, और वो प्लस जो एग्जॉस्ट है वो मैच नहीं करता है, जिससे हमारा इसका थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होता है। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं हाई एफिशिएंसी की जगह पे, जहाँ ज्यादा लोड उठाना है, लोड, तो जैसे मोटरसाइकिल, कार, बसेस, एरोप्लेन, पावर जनरेशन में यूज करते हैं। इसका हम लोग लॉन,
मोटर स्कूटर, मोटरसाइकिल, वो भी मोड जहाँ पे हम घास वास सफाई करते हैं, जो घास काटने उठने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा 2 स्ट्रोक पे इंजन करता है। 2 पॉइंट हम और ऐड किए हुए हैं, उसको हम है कि इसमें नहीं था। एक होता पावर आउटपुट पर वेट लेस, तो 4 स्ट्रोक में कम होता है और 2 स्ट्रोक में हाई होता है। क्यों? पावर आउटपुट, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, 4 स्ट्रोक वाले का वेट ज्यादा होता है, इसलिए इसका पावर आउटपुट, पावर तो बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट, पावर इज मोर देन 2 स्ट्रोक, लेकिन पावर आउटपुट पर यूनिट वेट कर देंगे तो ये कम हो जाता है, क्योंकि वेट ज्यादा होता है तो ये कम कर देता है, ये हाई हो जाता है। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड मोर करता है, इन्वायरमेंट ये हमारा लेस करता हमारा है। अब इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड मोड क्यों करता है हमारा? क्योंकि कंबशन प्रोसेस इसमें हमारा हो जाता है, ओके, बहुत ज्यादा कंबशन प्रोसेस हो जाता है हमारा है, इसमें कंबशन प्रोसेस बहुत कम हमारा होता है, इसलिए इसमें इन्वायरमेंट हमारा कम लेस होता है। जबकि दोनों में इन्वायरमेंट हमारा दोनों का इन्वायरमेंट ही करता है, ये को है, लेकिन इसके तुलना का बात किया जाए तो इसमें कुछ थोड़ा सा कम होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हमारा ये हमारा होता है, ये इन्वायरमेंट गंदा होता है। ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का हम हो रहा है 4 स्ट्रोक में ना। हाँ, 4 स्ट्रोक का 2 स्ट्रोक में इन्वायरमेंट मतलब पोल्यूटेड कम कौन करता है सब? 4 स्ट्रोक ना। 4 स्ट्रोक जो होता है इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड यहाँ पे लिखा और मोर करता है, और 2 स्ट्रोक में कम करता है, यहाँ पे ये लाइन हम दे दिए हैं, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि इंजन है, ज्यादा फ्यूल कंजप्शन रेट करेगा मेरा, मतलब कि फ्यूल ले रहा है, फ्यूल को जला रहा हमारा है, ओके है, क्योंकि डिजाइन बड़ा है, इसका डिजाइन थोड़ा छोटा हमारा है, तो इसीलिए इसके तुलना में जितना, क्योंकि फ्यूल जो लेगा ये ज्यादा हमारा फ्यूल, इसका कंजप्शन रेट ज्यादा हो, क्योंकि हमारा हेवी वर्क है, हेवी वर्क थर्मल स्पेसिस का बहुत ज्यादा है, मैकेनिकल स्पेसिस से ज्यादा है, तो ज्यादा वो फ्यूल लेगा एक टाइम पर, ओके। फ्यूल लेगा तो फ्यूल कंबशन प्रोसेस करेगा, हमें ज्यादा हवा भी लेगा, तो अमाउंट ऑफ कंबशन प्रोसेस वो ज्यादा हो रहा है। कंबशन मान लो फॉर एग्जांपल, ये जो क्या कर रहा है वो ये मान लीजिए 1 लीटर तेल जला रहा है, तो ये 1 लीटर तेल जलाएगा, ये कम से कम 900 ग्राम ये तेल जलाएगा, क्योंकि हेवी वर्क है तो ज्यादा ये अमाउंट को एयर को ये फ्यूल को ये लेगा और ये जलाएगा, तो वर्क इसका वर्क जितना ज्यादा वर्क ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्यूल को कंजप्शन रेट लेगा, इसलिए इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, बस ये इसका सेंस था मेरा। अब सोच लो, अब तुम सोच लो कि तुमको चलाना है 4 व्हीलर बाइक, और जो घास काटता है, तो वो 4 व्हीलर कितना, इसको ज्यादा स्पीड में चलना है, ज्यादा उसको लोड में काम करना है, तो ज्यादा वो अपना तेल लेगा, तो ज्यादा कंबशन होगा, तो ये मान लो कि 1 घंटा जितना गाड़ी बाइक ये चलेगा 4 व्हीलर, वो जितना पॉल्यूटेड करेगा, 1 घंटा जो तुमको लॉन चलाने वाला या ई चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला, वो कम पॉल्यूट करेगा। तो ये सेंस अबाउट कहा जाता है कि इन्वायरमेंट किसको पॉल्यूट ज्यादा करेगा, कौन कम करेगा। अब आते हैं न्यू पॉइंट पे, जो हम लोग परफॉर्मेंस जिसको बोलेंगे, इंजन का परफॉर्मेंस वो क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग हैं। सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ये कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक चीज है कि क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम, जो हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो किस सेंस से करते हुए यहाँ पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम्स, ओके, तुम्हारा सिलेबस का ही पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। सबसे पहले ये इंडिकेटर डायग्राम होता है, ये जो कि एक रिकॉर्डिंग होता है प्रेशर गॉज का, तो जो कि रिकॉर्डिंग प्रेशर गॉज की मदद से इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ओके। और ये जो प्रेशर जो गॉज होता है वो सिलेंडर, और ये सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन के साथ अटैच रहता है। रिमेंबर, ये जो प्रेशर गॉज होता है वो सिलेंडर के साथ अटैच होता है, और ये क्या करता है इंडिकेटर डायग्राम, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन इन 1 इंजन साइकिल, मतलब एक रोटेशंस में वर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको समझने के लिए हम 3 पिक्चर को, कहाँ गया, हाँ, ये 3 पिक्चर हम यहाँ पे लिए हैं, ओके। समझते कि क्या है, यही है मेरा इंडिकेटर प्रेशर गॉज, ओके।
ये प्रेशर गॉज होता है, ये ड्राम इसको बोलते हैं हम लोग हैं, ओके, जिसके ऊपर कागज या पेपर हम लगाते हैं, पेपर। ये हो गया तुमको इंडिकेटर पिस्टन, इंडिकेटर पिस्टन बोलते हैं। एक होता है इंजन वाला पिस्टन, एक होता है इंडिकेटर पिस्टन। और ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट, इसके अंदर से ही एयर जाएगा, ओके। हम अभी समझाएंगे कैसे कैसे हम लोग जाएंगे, ये चीज हो गया। ये दो स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग है, इसके अंदर भी स्प्रिंग रहता है, इसके अंदर भी स्प्रिंग रहता है। और ये देख रहे हो जो ये लाइन, कलर थोड़ा यूज कर लेते हैं, दूसरा कलर। ये जो लाइन दिखा रहा है, ये लिंक इसको बोलते हैं, लिंक। यहाँ पे पेंसिल लगाता, पेंसिल, पेंसिल या पेन, जिसके मदद से यहाँ पे डायग्राम जस्ट लाइक जो यूटीएम मशीन करते थे हम लोग, पेंसिल। ये दो लिंक है, ओके। ये लिंक क्या करता है कि जो प्रेशर होता है उसके साथ ये लिंक का मूवमेंट होता है, वैसा ड्रॉ करता है, ठीक है। ये अभी हम और समझाएंगे इसको। ये हो गया मेरा इंडिकेटर जो कि प्रेशर गॉज हमारा बताता है। ये है पेनीमीटर, ये है, ये जो डायग्राम, ये जो डिवाइस है, ये है पेनीमीटर, सॉरी प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर। ये ऐसा एक ऐसा मीटर होता है जो किसी भी कर्व को, एरिया को ये निकाल सकता है। जैसे इसका एरिया तो मुझे पता है कि A/B होता है इसका एरिया, लेकिन मुझे इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए ये प्लेनीमीटर बना हुआ है, यहाँ पे तुमको दिखा भी रहा है कि एक कर्व है, एक कर्व को कैसे हम एरिया से कैलकुलेट करते हैं, तो ये पेनीमीटर की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनली जब हम लोग ये जो डायग्राम तुमको सामने दिखाई दे रहा है, यही है तुमको इंडिकेटर डायग्राम, ओके, इंडिकेटर डायग्राम। ये इंडिकेटर डायग्राम इंडिकेटर के मदद से ड्रॉ किया जाता है, और ये जो कर्व हुआ इसका एरिया को प्लेनीमीटर्स की मदद से निकाला जाता है, मतलब टोटल वर्क डन, जैसा कितना वर्क ये कवर किया है, ठीक है। अब आते हैं तो ओरिजिनल पिक्चर में, ओरिजिनल पिक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कैसे इसको लिंक में जोड़ते हैं हम लोग हैं। तो ये हो गया मेरा क्रैंक, ये हो गया क्रैंक शाफ्ट, ओके। सॉरी, ये मेरा क्रैंक रेडियस हो गया। अब देखो यही चीज तुमको फिगर था, ये हो गया तुमको क्रैंक, ओके, जो स्टॉक जो यहाँ पे ये हो गया मेरा टीडीसी से लेके बीडीसी का मूवमेंट होगा, ओके। मतलब टीडीसी मतलब ये पिस्टन यहाँ पर होगा, बीडीसी मतलब यहाँ ये चीज यहाँ पे होगा, मतलब ये बहुत दूर की तरफ जाएगा। ये इसके अंदर गैस है, ओके है।
ये हमारा कनेक्टिंग, ये हो गया कनेक्टिंग रड या मतलब लिंक बुक कर सकते हैं, ये इसके साथ पूरा लिंक जोड़ दिया गया है। ये हो गया मेरा वही चीज जो होता इंडिकेटर पिस्टन। ये हो गया लिंकेज पेन, यहाँ पेंसिल से जोड़ दिया गया है। ये ड्राम हो गया मेरा है जो रोटेट करेगा। तो ये यहाँ ये जो पिस्टन हुआ इसके अंदर मूवमेंट जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा। ओके, जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ रेसिप्रोकेट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, और ये ड्राम रोटेट करेगा। तो यहाँ पे इसका रोटेशन होगा। ओके, तो इसका रोटेशन कैसे होगा? इसका रोटेशन इसके मैकेनिज्म से यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग हैं, ताकि ये जब घूमेगा तो ये कैसा घूमेगा ये डिपेंड करता है कितना इसका रोटेशन हुआ। तो ये जो एन रोटेशन से घूम रहा है इसके हिसाब से ये हमारा गोल गोल घूमेगा, कितना स्पीड से घूम रहा है। ओके नाउ, तो अब ये जैसे गैस यहाँ पे कंप्रेस करेगा तो ये लिंक ऊपर तक जाएगा, तो ये जो मेरा पेन है ये भी मूवमेंट ऊपर नीचे करता चला जाएगा, और ये ड्राम घूमता चलेगा। इससे जो डायग्राम ड्रॉ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, जो कि तुमको यहाँ पे ड्रॉ किया गया था। ओके, इसको थोड़ा सा वहां से उठा लेते हैं हम लोग हैं। टेस्ट, ये डायग्राम हम ड्रॉ हो जाता है एकदम प्रैक्टिकल। यहाँ पे ये जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है ये बता रहा है प्रेशर। ओके, और ये हो गया लेंथ। ओके, लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। तो P इंटू एल, क्योंकि बात हम पिस्टन का कर रहे हैं तो पिस्टन का अपना एक एरिया भी होगा। ओके, तो इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा V। तो ये हो गया पीवी डायग्राम। ओके, तो पीवी डायग्राम इसी तरह से ड्रॉ होता है, और ये इसके अंदर का जो टोटल एरिया हुआ वो हमने निकाल देते हैं प्लेनी मीटर से हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो ड्रॉ करते हैं, तो अब यहाँ पे देखोगे कि आखिर एक वर्ड आता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर एक टर्म आता है जिसको पीएम से इंडिकेट करते हैं। ये असल में एवरेज होता है, एवरेज प्रेशर। अब ये क्या है, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या है? जब गैस एक्सपेंशन करता है, यहां से गैस जब एक्सपेंशन किया तो प्रेशर क्रिएट किया। ओके, तो प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा मेरा है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रेशर है, वो ऐसा पॉइंट का प्रेशर है जिस पॉइंट के प्रेशर पर हम लोग मैक्सिमम जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर जैसे हम लोग वर्क निकालते थे P1 V1 माइनस P2 V2 एंड N माइनस 1 U माइनस 1। तो ये जो प्रोसेस निकालते थे वो डिपेंड करता था कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है। सिंपली गैस का एक्सपेंशन और कंप्रेस करके दिखाया गया है, जिससे एक पीवी डायग्राम हमारा ड्रॉ हुआ है। ओके, इसकी मेरा टाइम जा रहा है, फिर से तुम लोग रिज्वाइन करोगे, स्क्रीनशॉट याद से ले लोगे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर से रिज्वाइन करना है। तो मीन इफेक्टिव मतलब वो एवरेज प्रेशर, मतलब इस हर जगह का प्रेशर होगा, हर जगह का अपना प्रेशर होगा। तो हर का यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर। तो मीन का मतलब हो गया कि इसके बीच का प्रेशर जिसपे हमें वर्क कैलकुलेट कर देना हमको है। तो वर्क जो कैलकुलेट करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर के अनुसार हमें निकालना है। और मीन इफेक्टिव प्रेशर को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों से निकालते हैं हम लोग हैं। तो इस ग्राफ का जो हम अगर मान लेते हैं एरिया हो गया A, टोटल एरिया ऑफ दिस ग्राफ यूजिंग पेरीमीटर, लेंथ हो गया मेरा L हो गया है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकलता है मेरा है अकॉर्डिंग टू A इंटू लेंथ इंटू K। और K क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट।